बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड या विदेश व्यापार डिस्कस करेंगे। और फॉरेन ट्रेड या विदेश व्यापार एक डेटाबेस आपका टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होंगे वो भी हम आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। विदेश व्यापार या फॉरेन ट्रेड, तो विदेश व्यापार या फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो अगर ये कहा जाए विदेश व्यापार किसे कहते हैं, तो सामान्य सी परिभाषा के रूप में हो जाता है आयात व निर्यात। आयात व निर्यात को सम्मिलित रूप से विदेश व्यापार या फॉरेन ट्रेड कहते हैं। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आयात भी होता है और निर्यात भी होता है, क्योंकि कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। उसे कुछ न कुछ आयात करना ही होगा, और कुछ न कुछ जब आयात किया है, उत्पादन किया है, तो निर्यात करेगा तो उसकी आय होगी। तो आयात व निर्यात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य भाग है, एक बहुत ही अनिवार्य रूप से देखा गया है। और यहाँ तक कि आपने किसी भी देश के जीएनपी या एनएनपी की जब बात करी थी तो भी आपने देखा था कि आयात और निर्यात का अंतर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है वहाँ पर। अब यदि हम भारत के आयात निर्यात या विदेश व्यापार की बात करें तो आप देखते हैं कि जब प्रारंभिक दौर था तो स्वतंत्रता के बाद से अगर देखा जाए 1948 में जब हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज आई, तो 1948 हो या 1956 हो, इस दौर में हम आगे तक चले आए अगर, तो 1991 तक, 1991 तक ये वो दौर था जब समाजवाद का प्रभाव था, सोशलिज्म या समाजवाद का प्रभाव था। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो राष्ट्रवादी या राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जो भी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, उनको करने को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी गतिविधि बहुत ज़्यादा उसका प्रमोशन या प्रोत्साहन नहीं करती है। और एक तरह से एक देखा जाए तो एक बंद अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करती है, एक क्लोज इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करती है। ये दिखाई पड़ता है जब हम देखते हैं कि हमारी जो समाजवाद का जो प्रभाव है वो इस रूप में दिखता है, ठीक है। लेकिन यदि हम अपने 1991 के बाद की स्थिति देखें तो 1991 के बाद से लेकर, हम इसको इधर लिखते हैं, और 2020 चल रहा है, इस अवधि में अगर हम देखें तो हमें जो है इस अवधि के दौरान एक ऐसी स्थिति दिखती है जब विश्व व्यापार संगठन जैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अनेक देशों का प्रभाव पड़ा, और उस प्रभाव के कारण, उस इफेक्ट के कारण, उस प्रभाव के कारण हम देखते हैं कि इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में, इस अवधि में पूंजीवाद का या कैपिटलिज्म का प्रभाव देखा जाता है। पूंजीवाद या कैपिटलिज्म का प्रभाव देखा जाता है। और पूंजीवाद या कैपिटलिज्म जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। वो अर्थव्यवस्था जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा बढ़े। अंतर्राष्ट्रीयता जहाँ भी आ गई तो आयात और निर्यात ये कहीं ना कहीं क्या होगा, इसमें वृद्धि होगी। और बहुत ठंडा है वो नॉर्मल, तो उसमें वृद्धि होगी, ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए। तो समाजवाद की तुलना में अगर हम पूंजीवाद की बात करें, कैपिटलिज्म की बात करें, तो पूंजीवाद बच्चों
ये आयात निर्यात को बढ़ावा देता है, ये इसको प्रमोट करता है। और अगर हम समाजवाद की बात करें तो ये उसको प्रमोट नहीं करता है। इसका मतलब भारत में 1991 के बाद जब आर्थिक सुधार हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, तो फॉरेन ट्रेड के मामले में भी आप देखेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए। और इससे पहले मैं एक तुलना, अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, इससे पहले ये स्थिति थी जैसे हम आयात को हतोत्साहित करने के लिए क्या करते थे, हम सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी जो है उसको बढ़ा देते थे। अब पता लगा आज जिस प्रोडक्ट पर 30% की दर है उस पर 150% की दर से हम कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता था कि जो विदेश से आने वाला कोई भी प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर महंगा हो जाता था। तो उसका उद्देश्य क्या था, सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लेने का उद्देश्य क्या था कि हम आयात को प्रोत्साहित नहीं करना चाह रहे हैं, हम जानबूझकर टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं जिससे कि लोग इंडिया के प्रोडक्ट को परचेज करें, बाहर के प्रोडक्ट को परचेज ना करें। अब ये सिचुएशन कब थी, 1991 के पहले। लेकिन 1991 के बाद तस्वीर बदली और उसके बाद जब भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा, विश्व व्यापार संगठन और अन्य संगठनों का जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा, तो उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण, इंटरनेशनल प्रेशर के कारण क्या हुआ कि भारत को अब आयात पे जो प्रतिबंध थे, आयात में जो ड्यूटी ज़्यादा थी, उसको कम करना पड़ा। और धीरे धीरे जब ये कार्य हुआ तो खुली अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। तो इसी के चरण में पूंजीवाद किसका समर्थन करता है, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, आयात निर्यात की खुली छूट, आयात निर्यात की खुली छूट, ओपन। ऐसा वातावरण बनाया जाए, ऐसा आर्थिक वातावरण बनाया जाए कि आयात निर्यात जो है बिना किसी प्रतिबंध के अधिक से अधिक हो। यदि कोई आयात करना चाहता है तो आयात करे, कोई निर्यात करना चाहता है तो निर्यात करे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और आती है कि विश्व का कोई भी देश हो, अगर ये देखा जाए कि उसका जो फॉर्मूला है उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद का, अगर हम उस फॉर्मूले पर आए तो बच्चों कोई भी कंट्री होगा उसका अगर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाए तो कहा जाता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है, निर्यात, एम क्या है, आयात। एक्स एक्सपोर्ट, एम इंपोर्ट, ठीक। तो अब आप समझ सकते हो कि कोई भी देश हमेशा एक्स के वैल्यू को ज़्यादा रखना चाहेगा, क्योंकि अगर एक्स ज़्यादा होगा तभी उसका जीएनपी ज़्यादा होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम आगे चलकर अगर हम देखें तो वो ज़्यादा होगा। तो किसी भी देश के द्वारा, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि आयात हम ज़्यादा करें निर्यात की तुलना में। आयात करना तो पड़ेगा आपको, लेकिन निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो, ये कोशिश हर देश की होगी। और उसका आप कारण ये मूल है जो आपने नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ा था, मैं उसी से लिंक कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो जब हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। विदेशी मुद्रा क्या हो गई, वो खर्च हो रही, कम हो रही है। और जब हम निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा की आय होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये विदेशी मुद्रा अगर सपोज दैट मान लो हम 20 लाख करोड़ का हम जो है वो निर्यात कर रहे हैं,
ठीक है, और अगर हम 15 लाख करोड़ का आयात कर रहे हैं तो हमें यहां पर 5 लाख करोड़ का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यदि हम ये कम करें और ये ज्यादा करें तो फिर हम माइनस में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब किसी भी देश की विदेश व्यापार नीति, अगर यदि हम बात करें कि विदेश व्यापार नीति जैसे अभी हमारी है 2015 से 2020, 20 साल, 5 साल के लिए ये होती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी देश की विदेश व्यापार नीति किस चीज को बढ़ाना चाहेगी? निर्यात, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट प्रमोशन पर आधारित होती है। भारत की भी विदेश व्यापार नीति या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस पर आधारित है? 2015 से 2020 निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट प्रमोशन पर आधारित है। अब इसके अंतर्गत किन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा? EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, EDC, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर। ठीक, ये सब आगे आएगा, हम बात करेंगे, मैं यहां पर ब्रीफली आपको बता रहा हूं। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इन पर पॉलिसीज बनाई जाएंगी, इनको और ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। अब एक्सपोर्ट करने के लिए इसके अलावा इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके अब इंडस्ट्रियल पार्क जो है इसके अलावा कहीं ना कहीं बैंकिंग सपोर्ट की बात की गई। बैंक के द्वारा ऋण व जो है अनुदान, लोन व ग्रांट आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की बात की गई, तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सकें, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसे विश्व मानक के अनुसार तैयार करना होगा, काम चलाऊ नहीं हो सकता। तो उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, मोर जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाएगी। ठीक, ऐसा हमेशा प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो इस ट्रेड पॉलिसी का भी वही है कि इन पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे इंडस्ट्रियल जोन, ऐसे हब बनाए जाएंगे, पार्क के द्वारा क्या बनाए, हब बनाए जाएंगे जहां कोऑपरेशन हो और जिसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन हो वो क्वालिटी प्रोडक्शन। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत धीरे धीरे कस्टम ड्यूटी को कम करने का निर्णय लिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी, तरह तरह के टैक्स प्रोविजन जो हैं उनको रिफॉर्म किया जाएगा। टैक्स प्रोविजंस जो हैं उसमें रिफॉर्म करके उसको और ज़्यादा सरल बनाया जाएगा, जिससे कि व्यापारी वर्ग को परेशान ना होना पड़े। इसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है, तो एमएसएमई का जो है उसको जो सपोर्ट है वो और ज़्यादा किया जाएगा। ठीक, तो इस तरह का निर्णय भारत सरकार के द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के लिए लिया गया, जो 5 वर्षों की है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग कुछ डेटा की तरफ चलेंगे। फॉरेन ट्रेड में सबसे पहले कुछ डेटा वर्क हैं, मैं उसको आपको बता रहा हूं। तो फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत सबसे पहला डेटा जो पूरे विभिन्न देशों के आयात निर्यात पर
जो रिपोर्ट तैयार करने वाला संगठन है वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज जो आप देख रहे हैं कि चाइना जैसा समाजवादी देश भी आज ओपन इकोनॉमी का सपोर्ट करता है, वो सबसे बड़ा कारण था कि अर्थव्यवस्था जब सब देशों की प्रभावित होने लगी तो उनको WTO की बात ध्यान आई कि भाई WTO ने जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं वो हटेंगे, तो WTO अगर कह रहा है तो उसको अब करना होगा। तो WTO की रिपोर्ट के आधार पर मैं अभी लेटेस्ट डेटा मैं आपके सामने दे रहा हूं। टॉप 10 एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, विश्व के शीर्ष या टॉप 10 या 5 ही लेते हैं, 10 के डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। शीर्ष 5 आयातक व निर्यातक, ठीक है, विश्व के शीर्ष 5 आयातक व निर्यातक। एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स, तो एक तरफ इंपोर्टर्स और दूसरी तरफ एक्सपोर्टर्स। ये वर्ल्ड के टॉप 5 हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये तुलनात्मक रूप से यहां पर हम कर ले रहे हैं। अगर हम बात करें नंबर 1 इंपोर्टर की, तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 13.2%, नंबर 2 चाइना 10.8%, नंबर 3 जर्मनी 6.5%, नंबर 5 जापान 3.8%, नंबर 4 जापान, नंबर 5 UK यूनाइटेड किंगडम 3.4%। ठीक, अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो ये अब एक्सपोर्टर्स की अगर हम बात करें, नंबर 1 एक्सपोर्टर चाइना 12.8%, नंबर 2 USA एक्सपोर्टर में 8.5%, नंबर 3 जर्मनी 8%, नंबर 4 जापान 3.8%, एंड नंबर 4.8%, नीदरलैंड 3.7%। ठीक, तो ये आपके सामने आंकड़ा आया। ये अकॉर्डिंग टू WTO ने जो लेटेस्ट डेटा दिया है, ये 2018-19 के आधार पर दिया है, 18-19 के बेसिस पर, कि विश्व के 5 शीर्ष या टॉप एक्सपोर्टर्स कौन है और इंपोर्टर्स कौन है। तो नंबर 1 और 2 का हम अगर देखें यहाँ पर, तो 4 नंबर तक के प्लेस में वही कंट्री जो एक्सपोर्टर है वही इंपोर्टर भी है, ठीक है। और 5वां यहाँ पर अंतर है कि यहाँ नीदरलैंड है और यहाँ UK है, ठीक। देखिए, आपको ये परसेंटेज याद नहीं करने हैं, ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के रूप में दिए हैं। अब यहाँ पर जो आप देखें तो टॉप 4 कंट्री में चाहे एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर, टॉप 4 में वही है, चाइना, USA, जापान, जर्मनी, यानी जर्मनी और जापान, ठीक। रही बात 3rd 4th प्लेस की, तो 3rd 4th प्लेस दोनों जगह सेम है, बस अंतर कहाँ आया, फर्स्ट सेकेंड, ठीक।
यहाँ इंपोर्टर की, अगर आयातक की बात करें तो यूएसए पहले पर है और चाइना दूसरे पर है, और निर्यातक की बात करें तो चाइना पहले पे है और कौन दूसरे पे है? यूएसए। ठीक, तो आप देखिए विश्व में इस समय अगर देखें, भारत चीन तनाव की बात तो अलग स्थिति है, लेकिन भारत और चाइना और यूएसए के बीच जो तनाव है वो सबसे बड़ा तनाव का कारण क्या है? क्योंकि दोनों की बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं, दोनों की बाउंड्री बहुत दूर है, तो बाउंड्री का तनाव नहीं है, पड़ोसी से तनाव। भारत की स्थिति समझ में आती है। सबसे बड़ा कारण किस चीज का? आर्थिक, इकोनॉमिक रीजन है, कब्जा करना। हम ये रूट पे कब्जा कर लें, हम ये आर्थिक गतिविधियों पे कब्जा कर लें, ये सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम ये कहें कि ये परसेंटेज कौन सा है, तो वर्ल्ड के टोटल ट्रेड का, यानी टोटल इंपोर्ट का, आयात का 13.2% यूएसए करता है और 12.8% कौन करता है? जो है वो एक्सपोर्ट चाइना कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो यूएसए और चाइना ये दोनों मिलाकर लगभग 24%, टोटल इंपोर्ट का 24% यही आयात करते हैं, यानी खरीदते हैं। और सेम ऐसे ही अगर हम देखते हैं लगभग 20% या क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। तो इनका आयात करना उतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी बहुत आगे है। ठीक है, तो यहां ये डेटा जो है वो उसी का शेयर है कि यूएसए जो है वो पूरे विश्व का जितना भी निर्यात होता है उसका 8.5% कर रहा है। चाइना कितना कर रहा है? 12.8%। ठीक है, तो ये जो है सबसे बड़ी लड़ाई यूएसए की, चाइना को कहां पीछे करना है? यहां पीछे करना है। यहां उसको पीछे करने की जरूरत नहीं है, यहां पे पीछे हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं पर करना है। ठीक, अब ये तो हो गए टॉप 5 कंट्री। अब यहां पर आपके दिमाग में होगा कि भारत की क्या स्थिति है। अगर हम इस रिपोर्ट में देखें भारत की क्या स्थिति है, तो इस जोन में, इंपोर्टर जोन में इंडिया जो है, ठीक है, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, ऊपर ही इसको लिख रहा हूं, इंडिया 1.7%। ठीक है, 1.7% के साथ हमारा जो स्थान है वो 19वां है। यानी हम जो है सॉरी ये एक्सपोर्ट का है। ठीक है, इंपोर्ट में जो है ये 2.6% है, 2.6% है, और इसमें हमारा स्थान 10वां है। ठीक, और यहां पर एक्सपोर्ट में इंडिया जो है वो 1.7% है, यानी कि इसका मतलब हमारा स्थान 19वां है। ये टॉप 5 हैं, हम यहां पर 10 नंबर पे हैं, और जो है यहां पर किस नंबर पे हैं? 19 नंबर पे है। ठीक, यानी वर्ल्ड के, विश्व के टोटल एक्सपोर्ट का, कुल निर्यात का हम कितना प्रतिशत करते हैं? 1.7%, जिसके आधार पर हम किस नंबर पे हैं? 19वें नंबर पे हैं। वर्ल्ड के टोटल इंपोर्ट का, आयात का हम कितना परसेंट करते हैं? 2.6%, जिसके आधार पे हम किस नंबर पे हैं? 10वें नंबर पे। इसका मतलब हमें किधर बढ़ना है? इधर बढ़ना है। इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं, हम ये नहीं कह रहे इसको कम करें, इसको कम करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ये है ठीक है, कोई बात नहीं है, बट हमारी सरकार की नीति 2015-20 की क्या होगी विदेश व्यापार की? इसको बढ़ाना, इस परसेंटेज को बढ़ाना, कम से कम इस रेंज में तो लाना। ठीक है, ये होगी, तभी हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्त होगी और हमारी अर्थव्यवस्था में जो है वो सुधार होगा। ठीक है, तो ये पहला डेटा जो WTO के आधार पर था। अब भारत में जो उद्योग मंत्रालय आंकड़े जारी करता है और वाणिज्य मंत्रालय आंकड़े जारी करता है, उसके आधार पर भारत की क्या स्थिति है इस पर हम आते हैं। और अगर हम भारत की स्थिति पर आकलन देखें कि निर्यात और आयात में क्या स्थितियां हैं, तो उसके आधार पर हम आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों
निर्यात में अधिकतम भागीदारी, ठीक। एक्सपोर्ट या निर्यात में अधिकतम भागीदारी, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन एक्सपोर्ट, निर्यात, ठीक। यहां मैं अगर महाद्वीप के आधार पर, कॉन्टिनेंट पे आधार पर बात करूं और देश के आधार पर, तो टॉप 3 को हमें देखना है, ठीक। सबसे ज़्यादा निर्यात हम किसको करते हैं? तो अगर हम निर्यात के आधार पर बात करें कि सबसे ज़्यादा हम निर्यात किसको करते हैं, एशिया, अमेरिका, अमेरिका यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों अमेरिका हो गया, और यूरोप। ये नंबर 1, 2, 3। अगर हम कंट्री की बात करें कि सबसे ज़्यादा निर्यात हम किसको करते हैं, नंबर 1, 2, 3, तो यूएसए, यूएई और चाइना। यूएसए, यूएई और चाइना, ठीक। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर इसका थोड़ा सा परसेंटेज का क्लू मिल जाए, तो मैं कंट्री वाले का परसेंटेज आपको दे रहा हूँ। 15.9%, 15.9% यूएसए, ठीक है। हम जो निर्यात करते हैं, टोटल एक्सपोर्ट का 15.9% हम यूएसए को करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को करते हैं, यूएई को 9.1%, 9.1% और चाइना को शायद 5.8%, 5.8%, ठीक है। ये लेटेस्ट डेटा है। पहले यूएई पहले नंबर पर था। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो एशिया आप देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश निर्यात करेगा या आयात, सबसे ज़्यादा कोशिश किस बात की होगी उसकी कि जो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोस में ही सामान अगर बिक जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप देखिए, अगर कंट्री पूरा कॉन्टिनेंट वाइज देखा जाए तो अभी भी नंबर 1 एशिया है, यानी एशियन कंट्रीज़ को अगर हम देखें, अराउंड 50% हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका टोटल एक्सपोर्ट का अराउंड 50% हम एशिया में करते हैं। इसके बाद हम बाकी जो 50% में और सब है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंट्री वाइज हम बात करें तो अब जो है, पहले यूएई पहले नंबर पर था, अब यूएसए पहले नंबर पर आ गया है। मतलब हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 15.9% हम यूएसए को कर रहे हैं, 9.1% हम यूएई को कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात को कर रहे हैं, और 5.8% हम चाइना को कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके सामने जो है वो निर्यात का आंकड़ा आया। अब निर्यात में ही कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, मैं उन डेटा की तरफ चलता हूं, क्योंकि पहले हम लोग एक्सपोर्ट वाले डेटा देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इंपोर्ट वाले डेटा पर आते हैं। तो बच्चों, अगर हम निर्यात के और डेटा की बात करें तो एक है कि प्रोडक्ट वाइज हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है वो उत्पाद के आधार पर हम बात करें, अधिकतम, तो अधिकतम भागीदारी की जगह अब निर्यात में अधिकतम आ जाएगा, ठीक है। अब यहां उत्पाद के आधार पर, प्रोडक्ट के आधार पर, अगर हम सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट का निर्यात करते हैं प्रेजेंट टाइम हम अगर अब बात करें तो आपको अजीब लगेगा, बट ऐसा सच में है। परसेंटेज वाइज पेट्रोलियम उत्पाद, हम आयात भी इसका कर रहे हैं सबसे ज़्यादा और निर्यात भी इसका सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जो है, जो आयात होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, और रिफाइन करके हम उसके द्वारा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी आदि तो निकालते ही हैं, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स निकालते हैं, बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं जिनको हम पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो वो जो टोटल परसेंटेज है हमारे प्रोडक्ट वाइज, उसमें वो नंबर 1 पे चला गया है। मतलब हमारी रिफाइनरी का ये कमाल है कि तमाम रिफाइनरी में हम उस क्रूड ऑयल से तमाम तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
हाँ, अभी आप देखेंगे कि आयात में भी ये नंबर 1 होगा, लेकिन वो क्रूड ऑयल होगा। यहां पर हम इसके आधार पर तैयार प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर है मोती व बहुमूल्य रत्न। मोती व बहुमूल्य रत्न, ठीक है। मोती, पर्ल और जो भी जैसे नीलम है या तमाम ऐसे रत्न है, पुखराज है, तमाम हीरा है, ठीक है, डायमंड है, तो वो सब इसकी सीरीज में आएंगे। परसेंटेज वाइज सेकंड नंबर पर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तराश कर बनाकर इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर जो है मेरे ख्याल से स्वर्ण आभूषण है, गोल्ड ऑर्नामेंट, स्वर्ण आभूषण, गोल्ड ऑर्नामेंट। ठीक, तो ये हो गया मैक्सिमम एक्सपोर्ट, निर्यात में अधिकतम। किस बेसिस पर? प्रोडक्ट्स के आधार पर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के आधार पर। प्रोडक्ट्स का कोई ग्रुप नहीं है यहाँ, एक प्रोडक्ट या उत्पाद के आधार पर, क्योंकि ग्रुप के आधार पर फिर अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बेस पर हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर बच्चों हम यहाँ देखें कि उत्पाद के आधार पर अधिकतम निर्यात आपने देखा, उत्पाद के आधार पर अधिकतम वृद्धि अगर देखनी हो, अधिकतम वृद्धि दर। ठीक, एक तो ये हुआ कि मैक्सिमम हम परसेंटेज किसका एक्सपोर्ट करते हैं। अब पिछले वर्ष में किस प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रही, यानी हम निर्यात में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी कर पाए। ठीक है, तो पहले नंबर पर है सूती वस्त्र, कॉटन क्लॉथ्स, 60% से ज्यादा ग्रोथ हुई है, नंबर 1 पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है जो मशीनरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो दूसरे नंबर पर है, मशीनरी उत्पाद, मशीन्स वगैरह, मशीनरी उत्पाद। और तीसरे नंबर पर है पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल, मैंने कहा नहीं पेट्रो बायो प्रोडक्ट, तो वैसे ही उसी के अंतर्गत आएगा पेट्रोकेमिकल। ठीक, अब आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट्स बेस पे दो तरह के आंकड़े आए। एक तो टोटल एक्सपोर्ट का हम जो प्रोडक्ट वाइज कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि टॉप 3 मैंने बताया कि इनका हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं। एक विगत वर्षों के दौरान, पिछले वर्षों के दौरान किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा ग्रोथ पाई गई। ठीक है, अगर हम एक सूती वस्त्र जो है, मान लो पिछले वर्ष जो है वो 1.6% जो है टोटल एक्सपोर्ट का हम एक्सपोर्ट करते थे, और उसमें जो है वो ग्रोथ पाई गई 2 गुने की। ठीक है, तो वो पता लगा 3.2% पहुंच गई। ठीक है, तो वो जो है जो 3.2% पहुंची वो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इसकी। तो इसकी ग्रोथ रेट 60% है, इसकी ग्रोथ रेट 58% है, इसकी 52% है। तो ये ग्रोथ रेट देखी जाती है, तो वो ग्रोथ रेट जो है या वृद्धि दर सबसे ज्यादा इसकी प्राप्त की गई है। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों हम लोग आयात के या इंपोर्ट के डेटा देखते हैं। आयात में अधिकतम भागीदारी, आयात में, इंपोर्ट में अधिकतम भागीदारी, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन इंपोर्ट। एक तरफ महाद्वीप और दूसरी तरफ देश। 1 2 3 1 2 3। ठीक, कॉन्टिनेंट में हमेशा नंबर 1 पे एशिया ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, 2-3 में अंतर हो सकता है, वो है भी यहाँ। तो एशिया से हम सबसे ज़्यादा एशिया को आयात करते हैं, एशियन कंट्रीज़ को। दूसरे नंबर पर यूरोप है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। इसमें साउथ और नॉर्थ दोनों हो जाता है, इसलिए मैं अमेरिका लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट से इसका तुलना करें
तो एशिया वहाँ भी नंबर 1 पर था, यहाँ भी नंबर 1 है, कोई अंतर नहीं है। अंतर दूसरे और तीसरे में आया, वो मैंने आपको पहले बताया कि दूसरे और तीसरे में ये अंतर हो सकता है। ठीक, अब अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो ये लेटेस्ट मैं देख लेता हूँ। कंट्री वाइज अगर हम देखें तो नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे यूएसए और नंबर 3 पर यूएई। चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक है, यूएसए, यूएई, ठीक। चाइना नंबर 1 पे है 13.6%, 13.6%। दूसरे नंबर पे यूएसए है 6.9% और तीसरे नंबर पे 5.7% यूएई है। अब आप देखिए, टोटल जो हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ से है? चाइना से, 13.6%। दूसरे नंबर पर यूएसए है और तीसरे नंबर पर यूएई है। तो यूएई इसलिए है क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अदरवाइज शायद ये भी नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा जब चाइना लिखा तो सबसे बड़ा दुश्मन देश है हमारा, लेकिन आज भी हमारी मजबूरी है कि हम आयात में चाइना पर कहीं ना कहीं निर्भर हैं। आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर देख लो, पूरा आईटी सेक्टर देख लो। आज क्यों लैपटॉप के प्राइस बढ़ गए? ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो चिप है या जो भी चीज़ें उसमें मेमोरी के लिए यूज़ की जाती हैं, वो सब के सब चाइना से इंपोर्ट होती है। हम कह रहे हो आत्मनिर्भर भारत, कहने में बहुत आसान है आत्मनिर्भर भारत, अभी कुछ बना नहीं रहे, डिपेंड है। और यही कारण है कि आप देखिए आज की डेट में हम अपने दुश्मन को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। किस रूप में? आर्थिक रूप में। आज हमारा दुश्मन जो है वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है, तो वो किसके कारण? उसमें हमारा योगदान है कि हम टोटल इंपोर्ट का, यानी हम सोचो आपकी दूसरे नंबर पर जो अमेरिका है वो इसका आधा भी नहीं, ठीक है, ये स्थिति है। जबकि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स की बात अलग है। अगर हम टोटल अपने एक्सपेंसेस जो हम करते हैं उसके आधार पर जो इंपोर्ट करते हैं तमाम, क्योंकि 8000 प्रोडक्ट्स जो है उनको अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो 6000 प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते हैं, 6000 उत्पादों का हम आयात करते हैं। 2-4 उत्पाद नहीं है, केवल पेट्रोलियम से कुछ नहीं होने वाला। तो जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें आप देख रहे हैं कि चाइना से हम 13.6%। तो अगर कहा जाए भारत को सबसे पहले अगर कहीं सुधार करना है अपनी विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत, तो इस नीति में सुधार करना होगा कि हमें चाइना से 13.6%, क्यों? ये चाइना तो हमारे आयातक में टॉप 10 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा दुश्मन है। तो ये तो हमारे टॉप 10 में नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप देखिए कि अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं समस्या है, ठीक है। हालांकि ये अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट ये है कि टॉप 3 में ये है, अच्छी बात है। दूसरी ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात क्या है कि हम जब निर्यात करते हैं तो वहां तीसरे नंबर पे चाइना है। अगर हम 13.6% इंपोर्ट करते हैं तो 5.8% चाइना को ही एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, निर्यात भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वही थोड़ा सुखद अनुभूति देता है, सुखद एहसास देता है। अदरवाइज ये तो आप समझ ही सकते हैं नहीं देगा, ठीक है। अब आयात मैक्सिमम या अधिकतम किसके आधार पर? उत्पाद के आधार पर, प्रोडक्ट्स के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, प्रोडक्ट्स के आधार पर। तो अगर हम प्रोडक्ट्स के आधार पर बात करें बच्चों,
तो उस पर मैं आता हूँ। प्रोडक्ट्स के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है जो डेटा दिया गया है प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, सबसे पहला पेट्रोलियम है। लेकिन अंतर को समझिएगा कि पेट्रोलियम का मतलब, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मतलब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। तो पहले नंबर पर पेट्रोलियम उत्पाद, उत्पाद का मतलब यहां पर क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। दूसरे नंबर पर गोल्ड, स्वर्ण व सिल्वर या चांदी, स्वर्ण व चांदी। तो ये भी सोना और चांदी हम आयात कर रहे हैं, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, फिर हम उसको आभूषण बनाकर, तराश कर निर्यात कर रहे हैं। तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम इस ऑटोमेटिकली टॉप 3 के अंतर्गत इसको ले आ रहे हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर मोती व रत्न। अब आप देखिए आयात के अंतर्गत भी मोती व रत्न। अब ये मोती और रत्न हम खरीदते हैं वहाँ पर बहुत रॉ मटेरियल के रूप में, लेकिन हम तराश कर उसको जब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट के अंतर्गत भी वो आप देखिए कि दूसरे नंबर पर शामिल हो जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि टॉप 3 में चाहे आयात की बात की जाए चाहे निर्यात की, कुल मिलाकर 1-2 नंबर का, पहला नंबर तो सेम है, 2 और 3 नंबर में बस अंतर आया, लेकिन प्रोडक्ट्स वही हैं। ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि हम अगर आयात कर रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हम तैयार करके फिर निर्यात भी कर रहे हैं। अगर अब उत्पाद के आधार पर यहां पर वृद्धि दर की बात की जाए, ग्रोथ रेट, मैक्सिमम ग्रोथ रेट किसकी रही, अधिकतम वृद्धि दर। ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट। तो नंबर 1 खाद्य पदार्थ, इंडिया में खाद्य उत्पाद, फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स नंबर 1 पे हैं। नंबर 2 जो वृद्धि दर रही है मोती व रत्न की रही है, मोती व रत्न की। और नंबर 3 मशीनरी उत्पाद। ठीक है। तो ये आपके सामने है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बता दूं कि अराउंड 272% इसकी ग्रोथ रेट रही है खाद्य उत्पाद की। ऐसे ही रेशियो रहा, 125% ऐसे करके रहा है। ठीक, मतलब सीधी सी बात है कि विगत कुछ वर्षों में या पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में पैकेट फूड्स, डिब्बाबंद फूड्स इंपोर्ट करने की जो प्रोसेस है उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है, और ये भी हमारे लिए निराशाजनक है। इसको आयात करते हैं तो निर्यात भी करते हैं, इसको आयात करते हैं तो निर्यात भी करते हैं, बट ये कहीं भी निर्यात में नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है। तो निर्यात ऐसा नहीं कि करते नहीं, करते हैं, बट टॉप में नहीं है वो। लेकिन हम आयात करके क्या कर रहे हैं, खा ले रहे हैं। पब्लिक यहाँ पर आयात करके और उसको खा रही है। तो हम विदेशी जो आज के समय में आप देखिए पैकेट फूड्स और डिब्बाबंद फूड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो है वो बहुत ज़्यादा, जब से ऑनलाइन मार्केटिंग आई तब से जो है इसका परचेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो परचेज़ मतलब इंपोर्ट बढ़ गया। बड़ी बड़ी कंपनियां तमाम देशों से इंपोर्ट करती हैं और उनका प्रयोग या उसके उपयोग का प्रचलन बढ़ गया, और हम अपनी जो देसी चीज़ें हैं, जो हमारी ओरिजिनल, जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको हम भूलते गए। लेकिन कोरोना काल ने फिर से चक्र घुमाया, और कोरोना काल ने जो है, इस कोरोना जैसी महामारी के काल ने सबको फिर से किस पर ला दिया, वही हमारी गुणवत्ता वाली चीज़ें कौन सी हैं, हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स कौन से हैं हमारे वही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। आज जैसे ही किसी को कुछ भी हो रहा है, काढ़ा पियो, अदरक, लौंग, इलायची,
हैं, तुलसी का पत्ता याद आ रहा है, गुड़ याद आ रहा है, ये सब चीज़ें आज याद आ रही हैं। ठीक है, देसी मसाले याद आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है। और ये नहीं कि वो सिर्फ इंडिया की बात की जाए, आज वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ तो उनको लग रहा है कि यार वो जो इंडियन आयुर्वेद है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हम फॉरेन फूड को जो है वो परचेज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट उस चक्कर में अपने इंडियन फूड के प्रति हम अगर इन्फीरियरिटी रखते हैं, अपने इंडियन जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं या मेडिसिन्स हैं उनके प्रति अगर हम इन्फीरियरिटी रखते हैं, तो आप समझ जाइए कि उससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस कोरोना काल ने ये दिखा दिया है कि पिज्ज़ा कुछ नहीं है, मोमो मैगी कुछ नहीं है, अभी काम क्या आएगा आप समझ सकते हो। सबका दिमाग ठीक हो गया, सब सही हो गए। ठीक है, इसने दिखा दिया कि हाँ देखो वो आ गया, तो मतलब ये नहीं एक तरफ बर्गर और पिज्ज़ा में चाहे जितना बटर और चाहे जितनी मलाई आ जाए कोई बात नहीं, ओके बड़ा स्टाइलिश है, वाओ। हाँ, और दूसरी तरफ अगर कहीं पराठा और सब्जी आ जाए और पराठे में मक्खन हो, हाँ, दूध में मलाई हो, तो क्या दिखता है, अरे यार ये तो बहुत ऑयली है, बहुत ऐसा है। ठीक है, आज क्या हुआ, आज तो दूध में हल्दी डाल के पिया जा रहा है, मलाई तो छोड़ो, हाँ, आज हल्दी डाल के पिया जा रहा है। सोचो, तो कहीं ना कहीं उसकी जो उपयोगिता है, तो अगर ये हम समझेंगे तो वो जो ग्रोथ रेट किसकी फालतू में हम बढ़ा रहे हैं, किसकी बढ़ा रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स की, नहीं बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जिस चीज़ से हम अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं, आयात बढ़ेगा तो हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होगी, निर्यात बढ़ेगा तो हमें मिलेगी मुद्रा। तो ऐसा कुछ करो, एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट बढ़ाने में कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, एक और डेटा मैं आपको देना चाहता हूं, फॉरेन ट्रेड में क्या स्थिति है, अधिकतम विदेश व्यापार की अगर बात करें, मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड, अधिकतम विदेश व्यापार, मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड, मतलब अधिकतम विदेश व्यापार या मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हो गया, आयात व निर्यात। ठीक, तो अभी आपने देखा कि हम अधिकतम निर्यात किसको कर रहे हैं, अधिकतम आयात किसको कर रहे हैं। अभी दोनों को हम अगर एवरेज कर लें, दोनों मिलाकर हम किसको कर रहे हैं, ऐसे टॉप 5 कंट्री कौन है, मैं वहां ये देख लेता हूं। ठीक है, और आपके सामने ये आता है। नंबर 1 मेरे ख्याल से यूएसए है, हाँ वेरी गुड, यूएसए पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर पर है, चाइना फॉरेन ट्रेड में अभी भी दूसरे नंबर पर है, यूएई तीसरे नंबर पर है, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया या सऊदी अरब चौथे नंबर पर है, और 5वें नंबर पर है हांगकांग। हांगकांग, ठीक है। तो आप देखिए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि हमारे टॉप 5 व्यापारिक साझीदार कौन हैं, हम जिनसे सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड करते हैं, विदेश व्यापार करते हैं। ये इस रूप में भी लिखा जा सकता है, व्यापारिक साझीदार या व्यापारिक भागीदार। ठीक है, तो टॉप 5 जो ट्रेड पार्टनर्स हैं हमारे, वो कौन है? नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, नंबर 4 सऊदी अरब और नंबर 5 हांगकांग। ठीक, ये लेटेस्ट डेटा के आधार पर है। अभी फिलहाल जो लेटेस्ट डेटा है, मतलब 18-19 का आधार होगा। ठीक है,
17, 18, 18, 19 का आधार होगा, उस आधार पर जो है ये आपके सामने आया कि हम मैक्सिमम अगर हम जो है वो कंट्री वाइज बात करते हैं तो उसके आधार पर ये आंकड़े हैं। ठीक है, अब जो है अगर हम ये बोलें कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट बाय स्टेट, इंडियन स्टेट्स की बात करें, छोटा सा आंकड़ा है कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से एक्सपोर्ट होता है, तो रत्न, आभूषण, मोती, बहुमूल्य रत्न, ये सब कहाँ से होता है? गुजरात। नंबर 1 गुजरात है बेटा, और नंबर 2 महाराष्ट्र है, नंबर 2 जो है वो महाराष्ट्र है, टॉप 3 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो। ठीक है, नंबर 3 तमिलनाडु है। ठीक, ये टॉप 3 स्टेट हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। स्टेट्स की अगर बात करें, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र और नंबर 3 तमिलनाडु। ठीक है, तो अभी आज का जो आपका टॉपिक था वो थोड़ा बहुत हम लोगों ने जो डेटा वर्क किया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसका जो अगला पार्ट होगा, विदेश व्यापार या फॉरेन ट्रेड, 2 पार्ट में है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए, स्पेशली एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें और आने वाली हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं कि अब एग्ज़ाम्स का दौर शुरू हो गया है, और इसलिए अब आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए और आप किसी भी प्रकार से लापरवाही ना करें। जो कैंडिडेट्स दिशा में, क्योंकि मैं आपको ये अच्छी तरह बता रहा हूँ कि दिशा फैमिली के जितने भी कैंडिडेट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय व्हाट्सएप या जो है हमारे ग्रुप से कनेक्ट नहीं है, वो रिमूव हो चुके हैं और वो भी वीडियो देखते हैं। तो मैं उन कैंडिडेट्स को ये मैसेज दे रहा हूँ कि वो कैंडिडेट्स अगर फ्यूचर में, क्योंकि जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट होगा ऑनलाइन सारी व्यवस्था बंद हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम ऑफलाइन मोड में आएंगे, अब धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो जैसे ही ऑफलाइन मोड में आएंगे ऑनलाइन सारी व्यवस्था, ना कोई वीडियो, ना कोई ऑडियो, ना कोई पीडीएफ, कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन सारी व्यवस्था बंद हो जाएगी। और उससे पहले आपको मैं सचेत कर रहा हूं कि यदि आपको दिशा परिवार में रहते हुए अपनी स्टडी जारी रखनी है, कंपटीशन फोकस करके सिलेक्शन की प्रोसेस में शामिल रहना है, तो आप अपने आप को अभी भी समय है ऑनलाइन प्रोग्राम से जोड़ लीजिए। ऑफिस में कांटेक्ट करके, ऑफिस में मतलब ऑफिशियल नंबर्स हैं, क्योंकि इस समय सब ऑनलाइन सिस्टम पे है। ठीक है, तो जो भी नंबर्स हैं ऑफिशियल, दिशा परिवार के सभी कैंडिडेट्स को पता है अच्छी तरह से, चाहे वो मेरा नंबर हो, चाहे वो सुनील का नंबर हो, आप कांटेक्ट करके और फिर जो है अपने को अभी ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल कर लीजिए। जिस गलती के आधार पर आप बाहर हैं, उस गलती को आप कहीं से भी, कैसे भी, क्योंकि अगर आप नॉन एक्टिव कैंडिडेट थे, बाहर हुए हैं, एक्टिव हो जाइए, नॉन रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट थे, बाहर हुए हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, जैसे भी करके, क्योंकि जिस दिन ऑफलाइन प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहला आपका जो योग्यता होगी, उसको ऑफलाइन प्रोग्राम यानी क्लास में आने की जो पहली योग्यता होगी कि आज तक टिल वो डे जो होगा, जो भी दिन होगा वो बहुत बड़ा दिन होगा हम लोगों का जब हम क्लास में होंगे। ठीक है, तो वो दिन तक आप ऑनलाइन कनेक्ट हो कि नहीं। ठीक, अगर आप ऑनलाइन कनेक्ट हो तभी उस दिन से आप उस प्रोग्राम में होगे, क्योंकि आपका नाम, आपका नंबर, आपकी टेस्ट डिटेल सब हमारे पास होगी। ठीक है, उसी बेसिस पर आप क्लास के अंतर्गत शामिल होगे और क्लास कर पाओगे, अन्यथा आप क्लास नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट या जो भी, जैसे भी, वो बाद की बात है, उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। बट ये है कि हम उन्हीं कैंडिडेट्स को आगे लेकर चलेंगे जो हमारे साथ इस कोरोना काल में एक्टिव रहते हुए, रिस्पॉन्सिबल रहते हुए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं। तो सीधी सी बात है, मैं बार बार ये कहता हूँ,
वास्तविक पहचान किसी भी साथी की या किसी भी व्यक्ति की कब होती है? बुरे वक्त में होती है। तो आप इतने मजबूत रहे, बुरे वक्त में भी आप इतने मजबूत रहे कि आप अपने कंपटीशन से कनेक्ट होकर और हमारे कदम से कदम, अपने परिवार से कदम मिलाकर चलते रहे, ईमानदारी से आप अपनी बातों को शेयर करते रहे, तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। अदरवाइज, क्योंकि YouTube का वीडियो हम ऑलरेडी सबके लिए जारी करते हैं, इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि आप, और वो किस आधार पर पता चलेगा? व्हाट्सएप के आधार पर पता चलेगा। ये मत कहना कि हम सर YouTube पे वीडियो देखते थे, हमने सर ऐप डाउनलोड किया है, वो उससे मतलब नहीं होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो कि नहीं, अगर उस ग्रुप में ऐड हो तभी आप ऑनलाइन एक्टिव हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसलिए अगर जो भी कैंडिडेट्स किसी भी वजह से रिमूव हुए हैं, बाहर हुए हैं, लेफ्ट हुए हैं, राइट हुए हैं, वो अभी भी समय है। आज 10 सितंबर है, अपने आप को सिस्टम में ले आएं, अदरवाइज बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। और नेगेटिव पर्सन्स जो आपके आसपास हैं, जो कहते हैं अरे चलेंगे, देखा जाएगा, ऐसा होगा, फिर वहाँ सॉरी कह देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। सीधा बस ये है, अच्छा आपको क्लास करनी है, कौन से ग्रुप में थे तुम? अच्छा, कौन कौन सी? ये एक्टिविटीज़ में, ओके, लिस्ट चेक किया, ओके, आप आइए क्लास में। नहीं है, नमस्कार, कृपया प्रस्थान करें। ठीक है, तो फिर आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, हम नहीं जानते फिर। ठीक है, जो लोग कनेक्ट हैं वो अलर्ट हो जाएं, अपनी कॉपी मेंटेन करें, अपने नोट्स को मेंटेन करें, अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन करें, क्योंकि वो ये ना सोचे कि हमारा कनेक्ट होना ही बहादुरी है। आप अगर कनेक्ट हैं तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होनी चाहिए, सारी एक्टिविटीज़ पूरी होनी चाहिए। ठीक है, बार बार सचेत कर रहे हैं, हमने चेक किया, टेस्ट नंबर दिस, इसमें आप हैं, नहीं हो, चलो जाओ भाई। आप कनेक्ट रहना बहादुरी नहीं है। फिर ये मत कहना सर ऐसा वैसा, ये सब कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम 10 तरह के ऐसे हमारे पास शीट है, रिजल्ट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं जिससे हम आपको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर आते हैं, और फॉरेन ट्रेड के नेक्स्ट पार्ट में आपको ये जो बाकी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो हम क्लियर करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।